क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण व्यापारिक कंपनी जो मसालों के व्यापार लिए बनाई गई और कैसे इसने पूरे भारत की सत्ता अपने हाथ में ली? ईस्ट इंडिया कंपनी, जो प्रारंभ में केवल एक व्यापारिक संस्था थी, समय के साथ व्यापार से आगे बढ़कर राजनीतिक हस्तक्षेप और प्रशासनिक नियंत्रण की शक्ति बन गई। इसके परिणामस्वरूप भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना और विस्तार संभव हुआ, जिसका प्रभाव भारतीय समाज, अर्थव्यवस्था और शासन व्यवस्था पर लंबे समय तक बना रहा। आइए जानते हैं कैसे एक व्यापारिक संस्था ने भारत की तकदीर को बदल डाला। ईस्ट इंडिया कंपनी एक अंग्रेजी व्यापारिक कंपनी थी, जिसकी स्थापना 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटिश सम्राट के शाही चार्टर के माध्यम से की गई थी। शुरुआत में इसका उद्देश्य भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार करना था, लेकिन समय के साथ ये कंपनी केवल एक व्यापारी संस्था नहीं रही। धीरे धीरे ये राजनीति में दखल देने लगी और आगे चलकर भारत में ये ब्रिटिश साम्राज्यवाद को स्थापित और सुदृढ़ करने का एक प्रमुख माध्यम बन गई। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का मूल कारण मसालों का व्यापार था। उस समय पूर्वी देशों के मसालों पर स्पेन और पुर्तगाल का एकाधिकार था, लेकिन 1588 में स्पेनिश आर्मदा की हार के बाद इंग्लैंड को इस एकाधिकार को तोड़ने का अवसर मिला। इसी अवसर का लाभ उठाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई, ताकि इंग्लैंड भी एशियाई व्यापार में अपनी हिस्सेदारी स्थापित कर सके। शुरुआती वर्षों में कंपनी कोई एक संगठित संस्था नहीं थी। 1612 तक इसके व्यापारिक अभियान अलग अलग यात्राओं के रूप में चलते थे, जिनमें निवेश भी अलग अलग लोगों द्वारा किया जाता था। बाद में अस्थायी संयुक्त पूंजी प्रणाली अपनाई गई और अंततः 1657 में कंपनी ने स्थायी संयुक्त पूंजी व्यवस्था को अपनाया। इससे कंपनी को लंबे समय तक लगातार व्यापार करने की स्थिरता मिली। ईस्ट इंडिया कंपनी केवल व्यापार तक सीमित नहीं रही। इसके पास अपनी निजी सेना भी थी, जो उस समय किसी व्यापारिक संस्था के लिए असाधारण बात थी। जब कंपनी ने एशिया में प्रवेश किया तो उसका सामना सीधे डच और पुर्तगाली शक्तियों से हुआ, जो पहले से ही यहाँ अपना वर्चस्व बनाए हुए थी। डच ईस्ट इंडीज, जो आज का इंडोनेशिया है, वहाँ डचों ने अंग्रेज व्यापारियों को लगभग पूरी तरह बाहर कर दिया। 1623 की अम्बोयना घटना के बाद कंपनी के लिए उस क्षेत्र में व्यापार करना लगभग असंभव हो गया। हालांकि भारत में स्थिति अलग थी। 1612 में कंपनी ने भारत में पुर्तगालियों को सैन्य रूप से पराजित किया। इस विजय के बाद कंपनी को मुगल साम्राज्य से व्यापारिक रियायतें मिली। 1615 में अंग्रेज राजदूत थॉमस रो ने मुगल सम्राट जहांगीर के साथ एक औपचारिक व्यापार समझौता किया। इस समझौते के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में स्थायी रूप से व्यापार करने का अवसर मिला। भारत में कंपनी का मुख्य व्यापार सूती और रेशमी कपड़ों, नील और शोरा जैसी वस्तुओं में था। इसके अलावा दक्षिण भारत से मसालों का व्यापार भी किया जाता था। धीरे धीरे कंपनी ने अपने व्यापार को फारस की खाड़ी, दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्वी एशिया तक फैला लिया। इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी की यात्रा एक साधारण व्यापारिक संस्था के रूप में शुरू हुई, लेकिन व्यापार, सैन्य शक्ति और राजनीतिक हस्तक्षेप के मेल ने इसे एक ऐसी ताकत में बदल दिया, जिसने आगे चलकर भारत और एशिया के इतिहास की दिशा ही बदल दी। व्यापार को मजबूत करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में धीरे धीरे अपने व्यापारिक ठिकाने और बस्तियां स्थापित करनी शुरू की। 1639 में कंपनी ने मद्रासपट्टनम, वर्तमान चेन्नई के पास एक भूमि का टुकड़ा स्थानीय शासक से खरीदा, जहां उन्होंने फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण शुरू किया, जो बाद में मद्रास शहर और कंपनी के महत्वपूर्ण व्यापारिक और प्रशासनिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ, और यह भारत में ब्रिटिश शक्ति की नींव रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। मद्रास की यह स्थापना भारत में कंपनी के विस्तार के लिए एक महत्वपूर्ण आधार बनी, जहां से उन्होंने कोरोमंडल तट पर अपने व्यापार और नियंत्रण को मजबूत किया। मद्रास ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक संचालन का एक प्रमुख केंद्र बन गया। इसके बाद 1690 में बंगाल क्षेत्र में कलकत्ता की स्थापना की गई, जिसे आज कोलकाता कहा जाता है। धीरे धीरे कलकत्ता कंपनी की व्यापारिक ही नहीं, बल्कि राजनीतिक शक्ति का भी केंद्र बन गया। यहीं से कंपनी ने अपने प्रभाव को पूर्वी भारत में मजबूती से स्थापित किया। 18वीं शताब्दी के दौरान भारत में केवल अंग्रेज ही सक्रिय नहीं थे। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भी दक्षिण और पूर्वी भारत के कई हिस्सों में प्रभाव रखती थी। 1701 से 1761 के बीच अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच कई युद्ध हुए। इन संघर्षों में अंततः अंग्रेजों को बढ़त मिली। इसका एक बड़ा कारण था मुगल साम्राज्य का धीरे धीरे कमजोर होना। 1700 के बाद मुगल सत्ता के विघटन से पैदा हुए राजनीतिक अस्थिरता और सत्ता संघर्षों का लाभ उठाकर अंग्रेजों ने अपने पैर मजबूत कर लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी का एक साधारण व्यापारिक संस्था से औपनिवेशिक शक्ति में बदलना 1757 के प्लासी के युद्ध से शुरू हुआ। इस युद्ध में कंपनी की सेना ने बंगाल के नवाब की सेनाओं को पराजित कर दिया और बंगाल जैसे समृद्ध और रणनीतिक क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित कर लिया।
इसके कुछ वर्षों बाद 1764 में बक्सर के युद्ध में दूसरी निर्णायक जीत मिली, जिससे बिहार क्षेत्र में भी कंपनी का प्रभाव बढ़ गया। इन जीतों के साथ ही कंपनी ने भारत के आंतरिक राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। अगले लगभग 100 वर्षों में कंपनी ने सैन्य अभियानों के माध्यम से भारत के बड़े हिस्से पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। माइसौर युद्धों, मराठा युद्धों और सिख युद्धों में अंग्रेजी सेनाओं की जीत ने दक्षिण, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम भारत में कंपनी की सत्ता को मजबूत कर दिया। भारत में कई रियासतें ऐसी थीं जिन्हें सीधे जीतने के बजाय कंपनी ने अप्रत्यक्ष शासन के तहत लाया। इन रियासतों के शासकों से संधियां करवाई गईं, जिनके तहत वे औपचारिक रूप से स्वतंत्र रहते थे, लेकिन राजनीतिक रूप से कंपनी की अधीनता स्वीकार करते थे। इन संधियों के माध्यम से कंपनी को व्यापारिक लाभ और राजनीतिक नियंत्रण मिला। समय के साथ कुछ रियासतों को सीधे कंपनी के अधीन कर लिया गया, जैसे अवध का विलय या फिर झांसी जैसे राज्यों में उत्तराधिकार नीति के माध्यम से नियंत्रण स्थापित किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रत्यक्ष नियंत्रण वाले क्षेत्रों को प्रशासनिक रूप से बंगाल, मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसियों में बांटा गया। जैसे जैसे कंपनी का प्रभाव फैलता गया, नए क्षेत्रों को प्रांतों के रूप में संगठित किया गया, जैसे पंजाब। प्रारंभ में इन क्षेत्रों का प्रशासन प्रेसिडेंसी के गवर्नरों के हाथ में था। बाद में ब्रिटिश संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के माध्यम से कंपनी पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाया गया। इसके परिणामस्वरूप एक गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत की प्रशासनिक शक्ति का केंद्र बना दिया गया। वहीं रियासतों पर निगरानी रखने के लिए कंपनी द्वारा नियुक्त रेजिडेंट या एजेंट तैनात किए गए, जो शासकों और कंपनी के बीच संपर्क का माध्यम होते थे। इस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार के बहाने भारत में प्रवेश किया, लेकिन धीरे धीरे सैन्य शक्ति, राजनीतिक हस्तक्षेप और प्रशासनिक नियंत्रण के जरिए वह एक पूर्ण औपनिवेशिक सत्ता में बदल गई। ईस्ट इंडिया कंपनी का आर्थिक और सामाजिक प्रभाव। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में मूल उद्देश्य शासन नहीं, बल्कि व्यापार था, लेकिन व्यापार और राजस्व की इस लालसा ने धीरे धीरे भारत की अर्थव्यवस्था को भीतर से कमजोर कर दिया। कंपनी की नीतियां इस तरह बनाई गई थीं कि भारत से अधिकतम धन बाहर निकाला जा सके। सबसे पहले इसका असर बंगाल पर पड़ा और फिर धीरे धीरे पूरे उपमहाद्वीप पर। कंपनी की व्यापारिक नीतियां शोषण पर आधारित थीं। भारत, बड़ी या हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग, विशेष रूप से कपड़ा उद्योग, धीरे धीरे नष्ट होने लगे। जो भारत कभी विश्व स्तर पर वस्त्र निर्माण का केंद्र था, उसे कच्चे माल का आपूर्तिकर्ता और इंग्लैंड में बने तैयार माल का उपभोक्ता बना दिया गया। इससे स्थानीय कारीगर बेरोजगार हो गए और पारंपरिक उद्योगों का पतन हो गया। 1764 के बक्सर युद्ध के बाद मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी अधिकार दे दिए, यानी राजस्व वसूली का अधिकार। इसके बाद कंपनी ने कर व्यवस्था को और अधिक कठोर बना दिया। भूमि कर विशेष रूप से अत्यंत भारी था, जिससे कृषि प्रधान क्षेत्रों और रियासतों की अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई। किसानों की आय घटती चली गई और गरीबी गहराती गई। कंपनी की कठोर राजस्व नीतियों का सबसे भयावह परिणाम 1770 का बंगाल अकाल था। इस अकाल में लाखों लोगों की मृत्यु हो गई। इतिहासकारों का मानना है कि यह प्राकृतिक आपदा से अधिक कंपनी की शोषणकारी नीतियों का परिणाम था, जिसमें कर वसूली को मानवीय संकट के बावजूद जारी रखा गया। हालांकि कंपनी शासन के दौरान कुछ एकीकृत व्यवस्थाएं भी स्थापित की गईं। न्यायालय प्रणाली और डाक सेवा जैसी संस्थाएं बनाई गईं, जिससे प्रशासनिक ढांचा विकसित हुआ। 1850 में भारत में पहली रेलवे लाइन के निर्माण की शुरुआत हुई, जिसने आगे चलकर देश की भौगोलिक एकता और परिवहन व्यवस्था को प्रभावित किया। लेकिन ये सुधार मुख्यतः कंपनी के प्रशासनिक और आर्थिक हितों को ध्यान में रखकर किए गए थे। इस दौर में समाज में भी गहरे परिवर्तन हुए। ईसाई मिशनरियों के माध्यम से शिक्षा और ईसाई धर्म का प्रसार हुआ। कुछ सामाजिक सुधार भी लागू किए गए, जैसे सती प्रथा का उन्मूलन। इन सुधारों ने भारतीय समाज की संरचना को प्रभावित किया, लेकिन साथ ही परंपरागत सामाजिक व्यवस्थाओं में टकराव भी पैदा किया। शिक्षा और सुधार के साथ साथ सांस्कृतिक हस्तक्षेप की भावना भी जुड़ी हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी केवल व्यापार और शासन तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसने दास प्रथा में भी सक्रिय भूमिका निभाई। 1620 के दशक की शुरुआत से कंपनी ने दास श्रम का उपयोग करना शुरू किया। दासों को दक्षिण पूर्व एशिया, भारत और अटलांटिक महासागर में स्थित सेंट हेलेना द्वीप तक ले जाया गया। इन दासों का स्रोत विभिन्न क्षेत्र थे। कुछ दास इंडोनेशिया और पश्चिमी अफ्रीका से लाए गए, लेकिन सबसे बड़ी संख्या पूर्वी अफ्रीका से आई।
विशेष रूप से मोजाम्बिक और मेडागास्कर से। इन लोगों को मुख्य रूप से भारत और इंडोनेशिया में स्थित कंपनी के ठिकानों पर काम करने के लिए भेजा गया। 1730 के दशक से 1750 के दशक की शुरुआत तक कंपनी द्वारा दासों का बड़े पैमाने पर परिवहन किया गया। ये प्रक्रिया 1770 के दशक में जाकर समाप्त हुई। लंबे समय तक इस भूमिका को इतिहास में कम महत्व दिया गया, लेकिन आधुनिक शोध ये स्पष्ट करता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी केवल उपनिवेशवादी सत्ता ही नहीं, बल्कि दास श्रम से लाभ उठाने वाली संस्था भी थी। इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव भारत पर केवल राजनीतिक नहीं था। उसने भारतीय अर्थव्यवस्था को कमजोर किया, सामाजिक संरचना को बदला और लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया। कुछ प्रशासनिक संस्थाओं की स्थापना के बावजूद कंपनी की नीतियों का मूल उद्देश्य भारतीय समाज का विकास नहीं, बल्कि अधिकतम लाभ और नियंत्रण था। यही कारण है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को आधुनिक भारतीय इतिहास में शोषण और औपनिवेशिक सत्ता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। 18वीं शताब्दी के मध्य के बाद भारत से होने वाला सूती वस्त्रों का व्यापार धीरे धीरे गिरने लगा। इसी समय एक नया उत्पाद ब्रिटिश व्यापार के केंद्र में आ गया, चाय। चाय का मुख्य स्रोत चीन था और ब्रिटेन में इसकी मांग तेजी से बढ़ रही थी। लेकिन समस्या ये थी कि चीन यूरोपीय वस्तुओं में अधिक रुचि नहीं रखता था, जिससे व्यापार संतुलन पूरी तरह चीन के पक्ष में चला गया। इस असंतुलन को दूर करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक खतरनाक रास्ता अपनाया। 19वीं शताब्दी की शुरुआत से कंपनी ने चीन के साथ चाय व्यापार को अवैध अफीम निर्यात के माध्यम से वित्तपोषित करना शुरू कर दिया। भारत में उगाई गई अफीम को चीन में बेचा गया, जिससे चीनी समाज में नशे की गंभीर समस्या फैल गई। चीन ने इस व्यापार का कड़ा विरोध किया। जब चीनी अधिकारियों ने अफीम व्यापार को रोकने का प्रयास किया, तो ब्रिटेन ने सैन्य शक्ति का प्रयोग किया। इसके परिणामस्वरूप 1839 से 1842 के बीच पहला अफीम युद्ध हुआ। इस युद्ध में चीन की हार हुई और उसे ब्रिटेन को अतिरिक्त व्यापारिक अधिकार देने पड़े। इसके कुछ वर्षों बाद 1856 से 1860 के बीच दूसरा संघर्ष हुआ, जिसे एरो युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध के बाद यूरोपीय शक्तियों को चीन में और अधिक व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त हुईं। इस प्रकार चाय व्यापार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को केवल आर्थिक लाभ ही नहीं दिया, बल्कि एशिया में ब्रिटिश प्रभाव के विस्तार का माध्यम भी बना। कंपनी का पतन और सत्ता का अंत। शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त था, लेकिन समय के साथ इस एकाधिकार का विरोध बढ़ने लगा। इसके परिणामस्वरूप एक प्रतिद्वंद्वी कंपनी की स्थापना हुई और 1708 में दोनों कंपनियों का विलय कर दिया गया। इसके बाद ये संस्था यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज के नाम से जानी जाने लगी। इस संयुक्त कंपनी का संचालन 24 निदेशकों की एक परिषद द्वारा किया जाता था। इन निदेशकों का चुनाव हर वर्ष शेयरधारकों द्वारा किया जाता था। जब 1757 के बाद कंपनी को बंगाल का नियंत्रण मिला, तब भारत से जुड़ी नीतियों पर भी शेयरधारकों की बैठकों का प्रभाव बढ़ गया। इस व्यवस्था में वोट खरीदे जा सकते थे, जिससे प्रशासन में भ्रष्टाचार और अव्यवस्था फैलने लगी। इसी स्थिति ने ब्रिटिश सरकार को हस्तक्षेप के लिए मजबूर किया। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट इसके परिणाम थे। इन कानूनों के माध्यम से भारत से जुड़ी राजनीतिक नीतियों पर कंपनी का नियंत्रण कम कर दिया गया और ब्रिटिश संसद के प्रति जवाबदेह एक नियामक बोर्ड स्थापित किया गया। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति धीरे धीरे घटने लगी। 1813 में उसका व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। 1834 के बाद कंपनी केवल ब्रिटिश सरकार के लिए एक प्रबंधक एजेंसी के रूप में काम करने लगी। 1857 के भारतीय विद्रोह के बाद कंपनी से यह भूमिका भी छीन ली गई। अंततः ईस्ट इंडिया कंपनी का अस्तित्व केवल नामात्र का रह गया। 1873 में ये कंपनी एक कानूनी संस्था के रूप में पूरी तरह समाप्त हो गई। जिस संस्था ने व्यापार के नाम पर भारत में प्रवेश किया था, वही संस्था अंततः अपने ही अत्यधिक शक्ति संग्रह और शोषण के कारण इतिहास का हिस्सा बन गई। तो ये था ईस्ट इंडिया कंपनी का इतिहास, एक साधारण व्यापारिक संस्था से लेकर ब्रिटिश साम्राज्यवाद के एक प्रमुख औजार तक। व्यापार के नाम पर भारत में घुसकर उसने न केवल आर्थिक शोषण किया, बल्कि समाज और संस्कृति को भी गहरे रूप से प्रभावित किया। हालांकि इतिहास ने हमें ये भी सिखाया कि हर साम्राज्य का अंत होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का पतन भारतीय स्वतंत्रता की ओर पहला कदम था। आज हमें ये समझने की आवश्यकता है कि इतिहास के इन पन्नों को जानकर हम न केवल अतीत को समझ सकते हैं, बल्कि भविष्य के रास्ते भी बना सकते हैं।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे और इतिहास से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।